जो आरएसएस का संविधान अलग है, अंबेडकर का संविधान अलग है। सामाजिक न्याय के ऊपर कार्य करने के बहुत ही संगठन है। मैंने आपकी बात सुनी, आपने खतरे की बात जो कही, आपको कैसा लगता है कि किस तरह का खतरा जो है? 10 दिन दुबई रह के आया हूँ, मुझे अपना देश याद रहा और यहाँ पे खौफ है। आप देख नहीं रहे, आपको मालूम है कि यहाँ कितना खतरा है एक दूसरे को। मेरे तो बचपन से और आज तक ज्यादातर गैर मुस्लिम दोस्त हैं। ओबीसी का स्वतंत्र मंत्रालय, राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन, ईडब्ल्यूएस आरक्षण सभी जातियों के गरीबों को दिया जाए जो सवर्णों को दिया गया है अभी, और सेना में अग्निपथ के स्थान पर जो ये साजिश हो रही है इसकी नियमित भर्ती और किसानों की फसलों का एमएसपी निर्धारण। ये 8 जो बिंदु है ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन मैं इनके सार में केवल सार पे चर्चा करना चाहूंगा। और सार ये है कि ये रिक्वायरमेंट तो सदियों पुरानी है, युगों पुरानी है, लेकिन इसकी पूर्ति करने की जो मंशा शासन में नहीं है, हमें उसके विरोध में एकत्र होने की आवश्यकता है। आज के इस प्रोग्राम में प्रिया जी और जी मंच पर बैठे और साथियों और पंडाल में बैठे हुए जो समाज के इंसान लोग हैं, हमें आज इकट्ठे होकर किसी खास विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए आग्रह किया गया। जय भीम। माननीय अध्यक्ष जी और मंच पर विराजमान सम्मानित नेतागण, सोशल एक्टिविस्ट और भारत के दूर दराज के विभिन्न जिलों से आए हुए मेरे सम्मानित संघर्षशील जुझारू साथियों, हमारी लड़ाई काफी पुरानी है। 1848 में महात्मा ज्योतिराव फुले ने 174 साल पहले इसको शुरू किया। छत्रपति साहूजी महाराजा कोल्हापुर नरेश ने आज से ठीक 120 बरस पहले 26 जुलाई 1902 को अपने कोल्हापुर रियासत में संपूर्ण पिछड़ा वर्ग अर्थात शूद्रों को ब्यूरोक्रेसी में 50% आरक्षण घोषित किया। और दत्तू प्रसाद जी के नेतृत्व में ही जाति जनगणना हुई थी, जिसमें हम लोगों ने भाग लिया था। दुर्भाग्य से उसके आंकड़े जो है नहीं है। लिखेगा इबारत एक नए मजमून की, मुल्क को याद जरूरत है हमारे की। हमें बाशिंदे तो लाजिम है यही हमको करना है हिफाजत कानून की। इस सभा में मौजूद हमारे टॉप बेयर्स जस्टिस ऐश्वर्या साहब, विनय साहब और सारे डिग्निटरीज, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज एक ऐसी सभा का हिस्सा हूँ जिसमें गरीब, पिछड़े, कमजोर लोगों के लिए आवाज उठाई जा रही है। इस देश में वो ताकतें हुकूमत कर रही हैं जो मुल्क के सारे पैसे को, सारी ताकत को, सारी हुकूमत को चंद हाथों में सौंपना चाहती हैं। SC की बात तो सभी करते हैं, हुकूमत भी करती है, गवर्नमेंट भी करती है, नेता भी करते हैं, लेकिन वो करते हैं हिंदू मुसलमान के लिए। और यहाँ आप कर रहे हैं कि कामयाबी के लिए और इनके कारोबार और इनको इत्मीनान भी मिला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए हमसे। मुसलमान मजदूर है और आज भी मजदूरी करता है, लेकिन इसको मुसलमानों को मजदूरी भी नहीं करने दी जा रही। एक जगह कहीं चूड़ी वाले चूड़ी बेच रहा है, उसका नाम पूछा, उसको मार दिया। कोई फ्रूट बेचता है ठेले को, उसको मार देते हैं। अभी यूपी में ये जो कावड़ चल रही है, आप अंडा भी नहीं बेच सकते हो। जो सामाजिक न्याय के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण गोष्ठी हुई है, उसका
माननीय जस्टिस पी एस वैया, नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जहां पर हमारे साथ ईश्वर राय जी जो जस्टिस हैं वो मौजूद है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज का जो प्रोग्राम रखा गया था रेवोल्यूशन के ऊपर, आप मुझे उसके बारे में बताइए, वो क्यों था और किस तरह का उद्देश्य लेकर आपने ये प्रोग्राम किया। जो भारत में जो सामाजिक परिवर्तन के वास्ते सदियों से एक आंदोलन चल रहा था, इंडिपेंडेंस से पहले भी और इंडिपेंडेंस के बाद एक अलग माहौल बना, जो कि आपको एक मार्गदर्शक बाबा साहेब अम्बेडकर था, जो संविधान के रूप में दिया है। वो संविधान की जो अपने फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे, जो भारत एक माना, इट्स ड्रीम ऑफ द भारत। एक कल्पना था एक भारत को, एक ऐसा भारत बनाने का, एक ऐसा एक कास्टलेस सोसाइटी, क्रीमलेस सोसाइटी, विद कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा, हर रिलीजन उसमें हारमोनी से रहेगा, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, और ये इसमें रहेगा जो लिबर्टी रहेगा। वैसा भारत जो बनाने का जो संविधान बना, उसकी दूसरी दिशा में जा रहा। जो आरएसएस का संविधान अलग है, अंबेडकर का संविधान अलग है। हम अंबेडकर के संविधान को उसका फल लेने के वास्ते, जो एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध और ये सिख, क्रिश्चियन, ईसाई सब मिलके जो सवर्णों की, जो सवर्ण हमारे ऊपर राज्य कर रहा है 15%, हम 85% है। अपने हिस्सा हम लेने के वास्ते हमारे हिस्सा वो लोग चोरी कर रहा, वो खींच ले रहा, वो अपने ग्राब कर ले रहा। फिर अपने को किसी की हिस्सा नहीं लेने का। आप भी आपका हिस्से की डायरी में रहो। हम भी पढ़े हैं, हम भी लिखे हैं, हम भी सक्षम है, अभी बहुत मेहनती है। कोई भी जन्म से कोई भी ऊंची जाति नहीं है, कोई भी नीची जाति नहीं, हम इक्वल है। जो इक्वली अपन पैदा हुआ है, इक्वली मर गए बाद इक्वली चले जाते हैं। देयरफॉर इक्वालिटी ये देश में होना चाहिए, हर एक को हिस्सा चाहिए, रिजर्वेशन नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये रेस्टोरेशन है। हमारे हक, हमारे शेयर लेने का एक सामाजिक महापरिवर्तन का एक दिशा में सब मिलके, अलग अलग लड़ रहे थे, हम सब मिलके एकजुट के आगे जा रहे हैं। लेकिन सर, सरकार की तरफ से भी तो रिजर्वेशन के लिए कई सारी पॉलिसीज बनाई गई है, तो क्या आपको सरकार पे विश्वास नहीं रह गया? सरकार, कोई भी सरकार में विश्वास नहीं है, ना कांग्रेस में, ना बीजेपी में, ना लोकल पार्टी में। जो एससी मुख्यमंत्री में भी नहीं है, क्योंकि जो ऑलिगार्की है, जो डोमिनेंट कास्ट है, जो मुख्यमंत्री बनता उसका फैमिली, उसका जो कुल, उसका रिश्तेदारों को देखता, मगर पूरा समाज को कोई नहीं देखता। हमारे सामने ये सैंपल है, एग्जाम्पल है। उस वास्ते ये ऑलिगार्की, कुलीन तत्व को खत्म करना चाहता है, डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना चाहता है। आपने सवाल उठाया कि नए जो नेता है उनको लाना चाहिए, तो आप ईवीएम के खिलाफ आपने कोई अहम नहीं उठाया? जी, ईवीएम के ऊपर भी, क्योंकि जब अपने को ये जन जागृति हो जाएगा, जन आंदोलन शुरू करेंगे, ईवीएम के ऊपर भी हम जो आंदोलन करते हैं, ईवीएम का सिस्टम भी खत्म करते हैं। बड़ा डेवलप्ड नेशंस में, अमेरिका में, यूरोप में जो बैलेट सिस्टम है, वो इंडिया में क्यों है इसमें? क्योंकि हर कंट्री में जो बैलेट सिस्टम है, ये बैलेट सिस्टम क्यों उतना, ये जो टेक्नोलॉजी है, कुछ भी हो सकता है उसमें, उसमें धोखा हो रहा। हमारे को डेफिनेटली यकीन है उसमें धोखा हो रहा, वो चीट कर रहा। उस वजह से ईवीएम की खिलाफ में भी लड़ाई शुरू करेंगे। आपका अगला कदम क्या होने वाला है? अपना अगला कदम ये जन जागृति करने का। ये जो फिलॉसफी अपने पास प्रोफेसर्स है, अपने जजेस है, अपने साइंटिस्ट है, पॉलिटिकल लीडर्स है, हर एक विंग से टेक्नोलॉजी है। हम एक एक विषय में, एक एक सब्जेक्ट में जन जागृति करके जन को एक सेकंड नेशनल मूवमेंट चला के, कोई भी इसका मूवमेंट के आगे नहीं टिक जाएगा, झुक जाएगा, अपने हिस्सा हम लेके छोड़ेंगे। आपने जो ये जनसभा करी है आज, आपने किस आधार पे किया और आपको कितना सक्षम लगा अपने आप को? देखिए, पूरे भारत में सामाजिक न्याय के ऊपर कार्य करने के बहुत ही संगठन हैं और मैं समझता हूँ कि 1585 वाला जो सिद्धांत चल रहा है, 85% लोग एक साथ हैं, लेकिन अलग अलग संगठनें जो चल रहे हैं, उनको एकत्रित करके एक साथ आवाज़ सामाजिक न्याय की उठाने के लिए सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस, एसआरए का ये संगठन
बना है, ये अपने आप में एक ऐसा संगठन है जो सभी संगठनों को साथ लेकर एक शक्ति के रूप में चल रहा है और संवैधानिक अधिकारों की जो अनदेखी पिछड़ा वर्ग के लिए हो रही है, जिसमें SC, ST और माइनॉरिटीज भी सम्मिलित हैं, उन पर भारत सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए, शासकों का ध्यान केंद्रित करने के लिए ये आयोजन किया गया है। और हम समझते हैं कि पूरे भारतवर्ष में ये सारे संगठन सभी संगठनों को साथ लेकर चलेगा, तो अवश्य ही इसके माध्यम से उठाई गई आवाज शासकों के कानों तक जाएगी और इस पर अमल होगा। अमन न्यूज के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? आज के जो रिवॉल्यूशन के ऊपर जो बैठक की गई है, उसके बाद क्या संदेश आप देना चाहेंगे? बस उसके बाद संदेश यही है कि आप सब लोग साथ दें, मीडिया साथ दे, पब्लिक साथ दे। पब्लिक 85% पब्लिक चाहती है कि जो आंदोलन हम चला रहे हैं ये सही है। बस उनको एकत्रित करने के लिए आप सभी का जन सहयोग, मीडिया का सहयोग अपेक्षित है और मैं आशा करता हूँ कि यदि आप लोग सहयोग देंगे तो हम सफल होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आज को रिवॉल्यूशन जो RA संगठन बनाया गया है, उसको लेकर आप क्या कहना है? मेरा कहना तो यही है कि राजनीति से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये चाहता हूँ जैसे हमारा भाईचारा पहले था वही दोबारा होना चाहिए। आज मुल्क जो बर्बादी की डगर पे है वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान के कहने के ऊपर, और जो राजनेता हमारे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं इसके लिए कि हिंदू है ये मुसलमान है, उस पर प्लीज ना करा जाए और जैसे पहले था वैसे ही हो जाए। ये हिंदू मुसलमान को भुला के हम सब भाई भाई हैं, एक हिंदुस्तानी हैं, बस यही है हमारा कहना। मैंने आपकी बात सुनी, आपने खतरे की बात जो कही, आपको कैसा लगता है कि किस तरह का खतरा जो है हिंदू को मुस्लिम से है और मुस्लिम को हिंदू से आपको लगता है? हमें नहीं है, ये तो नेताओं का कहना है। हम कहाँ कह रहे हैं इस बात को? हम तो कहते हैं हम तो बहुत खुशहाल हैं। मैं 10 दिन दुबई रह के आया हूँ, मुझे अपना देश याद रहा, मुझे वहाँ कुछ भी अच्छे लगा। सिर्फ एक बात अच्छी लगी कि वहाँ हिंदू मुसलमान का कोई फर्क नहीं है। वहाँ लोग बेखौफ होकर बिजनेस कर रहे हैं, बेखौफ होकर रातों को घूम रहे हैं, और यहाँ पे खौफ है। आप देख नहीं रहे? आपको मालूम है? ये बात आप मालूम कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि यहाँ कितना खतरा है एक दूसरे को बातों से। वैसे कोई खतरा नहीं। आप हिंदू हैं, मुसलमान है, मेरे साथ खा रहे हैं, मैं आपके साथ खा रहा हूँ, मुझे तो कोई खतरा नहीं है। मेरे तो बचपन से और आज तक ज्यादातर गैर मुस्लिम दोस्त हैं और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो नेताओं ने जो फर्क, ये खाई जो खो दी है, इसको कौन भरेगा? तो इसका जो रिजल्ट है, जो सॉल्यूशन है, वो कहाँ नजर आता है? सोल्यूशन यही है कि आप और हम इस बात को समझ लें कि ना आप हिंदू हैं ना मैं मुसलमान हूँ, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भाई भाई हैं। खत्म हो जाएगा ये झगड़ा, लेकिन खत्म होने तो नहीं देंगे ये नेता। तो ये थे हमारे साथ तमाम लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मंच से अपनी अपनी बात रखी और अहम मुद्दों पर चर्चा की। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अमन न्यूज।